मैं ऐसे कमरे में बैठ के मतलब ऐसे इवन रोना था यार, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं रो भी देता था। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे कि यार मत कर। अब तुम देख रहे हो तुम्हारे अगल बगल के सबका हो रहा है, हाँ तुम अकेले रह जा रहे हो। भाई, तो मैं अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगा। वहाँ पे वो जेल है। अच्छा। ऐसे नहीं, वो जेल है। वहाँ पे आपको हफ्ते में एक बार पेरेंट्स से बात करने मिलेगी, वो भी 10 मिनट। और आप स्कूल से कहीं बाहर जा नहीं सकते। सिर्फ जो भी डेजिग्नेटेड छुट्टियां होती थी आपसे उसी में घर जा पाते। मैं डिसअपॉइंटेड था। अच्छा। यार अपना आईआईटी का सपना था, हाँ। पूरा हो नहीं पाया। अच्छा। थोड़ा मैं स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटेड था कि यार स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ अपने दोस्त जो साथ में प्रिपेयर किए हैं वो आईआईटी एनआईटी में पढ़ने लगे, तो थोड़ा ऐसे बुरा लगता था। डे 8 पे मेरा डे 8 मानो आप कि मैं डे 8 पे मेरा 8 एलपीए का प्लेसमेंट हुआ। 8 LPA। हाँ, तो अब आप मतलब सोच लो यार, मतलब 2 साल इन्वेस्ट करे, हाँ 8 LPA का पैकेज। और मैं अगर सच बताऊं ना, वो 8 दिन कैसे गुजरेंगे मुझे बताओ, बहुत ही हेक्टिक होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हर टाइम चलता रहता है। तुम रात हो गई, सुबह हो गई, हर टाइम इंटरव्यू चलता है और तुम्हें प्रिपेयर रहना। मैं जानता हूँ ये सोया भी नहीं होगा बहुत दिन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार आज हम साहित्य की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने ऑफ कैंपस वॉलमार्ट का प्लेसमेंट फोड़ा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कोडा आर्मी के भी स्टूडेंट हैं। तो आज मैं आपको उनकी इस पूरी जर्नी में लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले साहित्य, थोड़ा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो यार। हाँ, तो ये जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम है साहित्य नाचुला और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स झांसी के हैं, तो पापा की जॉब वगैरह थी, तो हम लोग मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए। तो अब मध्य प्रदेश में मेरी पूरी स्कूलिंग वगैरह हुई 10th तक। फिर ऐसा हुआ यार 10th के बाद सबका मन होता है कि यार अब जेई की प्रिपरेशन करेंगे। तो अपने दिल में भी आया यार जेई की प्रिपरेशन करेंगे, और अपने साथ वाले कोटा वगैरह जा रहे थे। तो मैंने भी घर पर जिद की कि यार कोटा भेज दो मुझे। तो उन्होंने बोला यार कोटा तो नहीं भेजेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम घूमते फिरते वैसे ही बहुत हो। अच्छा। और तुम कोटा जाके तो दिन भर सिर्फ घूमोगे ही घूमोगे, और बिगड़ जाओगे। और बिगड़ जाऊंगा, मतलब सिर्फ घूमूंगा ही घूमूंगा। ओके। तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि तुझे कुछ ऐसी जगह भेजना चाहिए जहाँ पे तू बंद के रहे। अच्छा। तो उनको दिमाग में आया एक जगह है मैक्रोविजन एकेडमी, बुरहानपुर में है वो। तो उन्होंने मुझे वहां भेजा। अब वो ऐसे बंद के वाली जगह है कि वहां पे वो जेल है। अच्छा। ऐसे नहीं, वो जेल है। वहां पे आपको हफ्ते में एक बार पेरेंट्स से बात करने मिलेगी, वो भी 10 मिनट। और आप स्कूल से कहीं बाहर जा नहीं सकते। सिर्फ जो भी डेजिग्नेटेड छुट्टियां होती थी आपसे उसी में घर जा पाते थे। तो यार बहुत ऐसे जेल टाइप का था। तो वहां पे लेकिन हमने तैयारी करी, जेई वगैरह की तैयारी करी, सब कुछ किया। तो 2 साल ऐसे जेल में काटे और फिर हम लोग वहां से बाहर निकले। फिर अपना जेई वगैरह का रिजल्ट आया, फिर अपने को स्टेट कॉलेज मिल गया एडवांस। तो जेई में कैसी रैंक आई तुम्हारी, पहले वो तो डिस्कस करते हैं। हाँ, तो जेई में मतलब मेरी 39,000 समथिंग रैंक आई थी। ओके। तो फिर मुझे उसके बेसिस पे स्टेट का कॉलेज मिल गया। मतलब तुम पढ़ने में फिर अच्छी जगह, तुम्हारी 39,000 अगर रैंक आई है। मतलब वो जेल में पढ़ के तो सही था, वहां से निकल गया मैं, ये मानता हूँ मैं। ओके। तो यार वहां से तुमने क्या सीखा उस जर्नी में? वहां से मैंने एक चीज सीखी है कि आप जहाँ पे हो वहां पे प्रेजेंट में रहो। ओके। मतलब वहां पे हम रहते थे तो हमें ऐसे बहुत बुरा लगता था कि यार ऐसे बहुत जेल में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं। लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पे मैंने जो दोस्त बनाए मेरे, वो सब थे। वो जो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स थे वहां पे कि यार ऐसे संडे को टेस्ट के बाद रूम में स्नीक आउट कर रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे स्कूल वापस। तो वो ऐसे बहुत छोटे छोटे मेमोरीज है, लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज है। ओके। वो जो दोस्त मैंने वहां पे बनाए तो मेरे आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। तो मैंने सुना तो तुम घर पे सिर्फ हफ्ते में एक बार बात कर पाते थे उस टाइम पे? हाँ, सिर्फ 10 मिनट, वो भी। अच्छा, 10 मिनट। ऐसा होता था कि हम लोग के पास फोन तो अलाउड नहीं थे। तो हमारे स्कूल के ही कुछ फोन थे, जो ऐसे वो कीपैड वाले फोन नहीं होते हैं, जो एकदम बचपन में चलाते थे। तो वो वाले फोन रहते थे कि 50-60 वहां पे लगे हुए रहते थे। सब वो सीटी बजाते थे, लाइन पे हम खड़े होते थे। सीटी बजी, सबने दौड़ दौड़ के फोन उठाया। फिर ऐसे तुरंत फोन लगाओ। जैसे ही 8 मिनट होने वाले होते थे वो सीटी बजाना चालू कर देते थे पूरे ग्राउंड में कि चलो भाई फोन सबमिट करने का टाइम हो गया। तो ऐसे अब जैसे मान लो किसी के 10 मिनट, जैसे ही उनके स्टॉप वॉच पे 10 मिनट कवर हुआ, खत्म हुए, वो तुम बाय भी नहीं बोलने, चट से फोन लेंगे और रख देंगे। ओके। तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट था वहां पे। लेकिन अब ऐसी जगहों के लिए मतलब जिस तरीके वो प्रिपरेशन करा रहे हैं, ये सब चीजें नेसेसरी हैं। तो वो भी पॉइंट ऑफ उनका गलत नहीं था, लेकिन इतनी छोटी एज के बच्चे के लिए वहां पे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम पहली बार घर से बाहर गए हो और पेरेंट्स को तो मिस करते हैं इंसान। ओके। अब तुम कॉलेज चले गए। कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर, क्या सपने लेके गए थे कॉलेज? अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं डिसअपॉइंटेड था। अच्छा। कि यार अपना आईआईटी का सपना था, वो पूरा हो नहीं पाया। अच्छा। थोड़ा मैं स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटेड था कि यार स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ अपने दोस्त जो साथ में प्रिपेयर किए हैं वो आईआईटी एनआईटी में पढ़ने लगे, तो थोड़ा ऐसे बुरा लगता था। लेकिन फिर जब मैं वहां गया, मैं वहां के लोगों से मिला, तो मैंने देखा कि यार ये तो एकदम मेरे जैसे लोग हैं। अच्छा। मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कॉलेज में कि यार स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में ही मुझे ऐसे मैं ब्लेंड इन कर गया सबके साथ कि यार वहां पे पूरे हॉस्टल में सब लोग एक साथ दिन भर बैठ रहे हैं,
साथ में आपस में ही एक दूसरे की रैगिंग ले रहे हैं, क्योंकि जैसे अब जैसे मान लो कि नया नया कोई आया, अब अपन तो छोटे थे, दाढ़ी आड़ी अभी भी नहीं आती, तो पहले भी नहीं आती थी, तो अब जैसे किसी की दाढ़ी आड़ी मतलब ऐसे बियर्ड आ रही है, बढ़िया है, तो हम लोग ऐसे उसको सीनियर बना के जो नया लड़का आया उसमें उसकी रैगिंग ले लेते थे। अच्छा, तो वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता था कि स्टार्टिंग में ऐसे मजे करते थे, तो उससे हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी पूरे बैच में। ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे हमारी सीनियर से बॉन्डिंग वगैरह स्टार्ट हुई, उनसे इंटरेक्शन चालू हुआ, हमें बहुत सारी कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने लगी कि यार क्या होता है। लेकिन वहां पे अब सीनियर से सिर्फ बातचीत नहीं होती थी, वैसे रूल्स के साथ, सेट ऑफ रूल्स के साथ बातचीत होती थी कि तुम मिल रहे हो तो विश करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब चलेगा। मतलब ऐसे कि जो वहाँ क्या बोलते हैं, सर वगैरह बोलते थे, बॉस? सर हमारे यहाँ सर चलता था ओके, कि सर हम लोग बोलते थे, तो वो हमारा अच्छा था। उससे हम बहुत सारी चीजें सीखे, जो हमारे इंटरेक्शन वगैरह होता था, मतलब हमारे फिजिकल वगैरह ऐसा कुछ रैगिंग वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, लेकिन ऐसे फिजिकल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे इंटरेक्शन वगैरह होता था कि यार जैसे सीनियर ने असाइनमेंट दे दिए, और फिर हम लोग को डांस करने के लिए बोल दिया, गाना आना गाने के लिए बोल दिया, तो ऐसे हम लोग करते। उस टाइम ऐसा लगता था यार हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब एक साल खत्म हुआ, फिर समझ आया कि जो हमने बॉन्ड बनाया उन लोगों से, वो आज भी हम चेरिश करते हैं। जैसे आज भी मैं बताऊंगा कि मेरे जो बीटेक के सीनियर है, उनका आज भी मेरे पास फोन आया था कि आओ बैंगलोर में आए हो, मिलते हैं। तो यार वो बहुत अच्छा अंदर से लगता है कि यार हम इतने साल पहले मिले थे, लेकिन इंसान याद कर रहा है कि तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। तो यार बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि ये जो छोटी मोटी एक्टिविटी होती है ना, इससे वो ऑफेंड हो जाते हैं, इसको रैगिंग का नाम देते हैं, जबकि ये इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर कोई तुम्हें फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा रहा है या फिर कोई मेंटल हार्म नहीं पहुंचा रहा है कि तुम्हें बिल्कुल टॉर्चर कर रहा है, गालियां दे रहा है, फिर तो तुम कंप्लेन करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीनियर तुम्हें कह रहा है कि भैया चलो डांस करके दिखा दो, गाना गा के दिखा दो, कर दो, उससे क्या होगा, तुम थोड़ा ओपन हो जाओगे, तुम थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनोगे, ठीक है। ये चीजें तुम्हें बाद में भी काम आएगी। जब तुम बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें कभी ना डर नहीं लगेगा कुछ क्वेश्चन पूछने में कि भैया पूछ लूं, तुम्हें आया डाउट, तुमने पूछ दिया, खत्म, ठीक। हाँ जी, मतलब यही जो चीज आपने बोली ना कि एक डर वाली बात है, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि यार मैं 4 लोगों के, नए लोगों के बीच में बैठ के बात करने की मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं डांस कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, भले ही बुरा गा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी करूँ, उनको बस देखना है कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत बिल्ड हो गया था उसके बाद। तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अब तुम्हारा सेकंड ईयर, अब तुमने इंटरेक्शन किया होगा जूनियर के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तुम्हारी जर्नी कैसे रही? अब जैसे फिर हमारे भी जूनियर्स आए। अब जैसे टिपिकल बीटेक कॉलेज था हमारा कि जैसे हॉस्टल में पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लास स्किप कर रहे हैं, सिर्फ जितने डीवार ना हो इतनी अटेंडेंस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, जैसे अब हर कॉलेज में लैब वगैरह होती है, तो हमारे इतना भी वो सीरियस नहीं है, मतलब हम लोग इतना सीरियसली लेते नहीं थे। अब जैसे अब मैं आपको फर्स्ट ईयर की एक चीज बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक C++ सब्जेक्ट होता है, सबके यहाँ होता है फर्स्ट ईयर में। तो यार मैं इतना डर गया था ना उस सब्जेक्ट से कि अब मैं, मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने IT ब्रांच तो गलत ही ले ली। अच्छा, मुझे ये तो लेनी ही नहीं चाहिए थी कि अब जब मैं नॉर्मल C++ या C नहीं सीख पा रहा हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है, तो मैं आगे कैसे रहूंगा। और मुझे लग रहा था कि मेरी तो बैक आ जाएगी उसमें, लेकिन वो तो कुछ अपन ने रट लिए प्रोग्राम वगैरह, तो अपन पास हो गए, तो अपन निकल गए वहां से। तो बस वही मेरे को उस टाइम एक फोबिया सा बन गया था कि यार नहीं कर पाएंगे अपन ये तो फिर सेकंड ईयर वो पूरा वही फोबिया में निकल गया और अपन ऐसे बस पास होने के लिए पढ़ने लगे कि यार बस पास होना है। अच्छा। फिर अपने सीनियर्स को देखते थे कि यार इन्फोसिस, विप्रो ये सब आ रही हैं, 6.5 पॉइंटर होना चाहिए, तुम बैठ जाओगे, तुम कुछ प्राइम नंबर ये सब बता के निकाल जाओगे। तो फिर अपने दिमाग में भी वही आने लगा। बस हमारे साथ ये था कि हमारे यहाँ कंपनी थोड़ी ठीक ठीक आती थी, तो लेकिन अपने इतना एम्बिशन ही नहीं बचा था, क्योंकि अपन दिन भर हॉस्टल में रहते तो एम्बिशन ही नहीं बचा था। मतलब मस्ती वगैरह करते रहो, बस मूवी देखो, मूवी ऐसी तो खूब देखी होंगी। अरे दिन अब उस टाइम GOT आया था, उसके आखिरी सीजन आया था, तो अब मान लो सुबह अगर 10 बजे पेपर भी है, लेकिन 6-7 बजे उठ के लड़के वो एपिसोड खत्म करेंगे, फिर सोचेंगे कि चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि अब पेपर नहीं दे पाएंगे, नहीं तो पढ़ाई नहीं की है, लेकिन एपिसोड पूरा देखते थे। तो हमारा ये सब सीन रहता था। तो यही सीन था। तो ऐसे मस्ती मजाक में सेकंड ईयर निकल गया, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा थर्ड ईयर भी ऐसे हो गया। फिर तुम्हें गेट का पता कब चला? फिर गेट एग्जामिनेशन। तो अब जैसे अब मेरे पास ऐसा था कि मतलब जब से थर्ड ईयर में आता है इंसान, तो अब थोड़ा सीरियस होना चालू करता है, क्योंकि हमारे जो इमीडिएट सीनियर होते हैं उनके प्लेसमेंट वगैरह चालू हो जाते हैं। तो अब अपन किस लोगों का देख रहे हैं कि यार कुछ लोगों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। अब फिर एकदम से मास कंपनियां आ रही हैं, वो सबको लेके जा रही हैं। तो अपन को तो यही लगा कि यार अपन तो मास कैटेगरी में ही वाले बच्चे हैं, क्योंकि अपन ने कुछ पढ़ाई तो करी नहीं है, अपना पॉइंटर भी 7 बेरली टच कर रहा है। सही बात है। तो फिर अपन को लगा कि यार प्लेसमेंट इतना वो अपने लिए अब नहीं बचा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम जो मेरी जर्नी है ना, वैसे तुम्हारी जर्नी है, तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन मैंने आपका वीडियो देख के नहीं आया था जस्ट इसके पहले, बस मैं बोर्डिंग में नहीं गया था बस। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे साथ वाले कुछ कैट कर रहे हैं, लेकिन अब कैट के लिए अपने इतना अच्छा पॉइंटर नहीं था, और मैं 2 सेमेस्टर में इतना बाप बच्चा तो था नहीं कि एकदम से 9 पॉइंटर टच कर लूं। तो फिर कैट ऑप्शन कट गया।
फिर कुछ लोग जीआरई कर रहे थे, हम्म। तो जीआरई के लिए अब मैंने ऑलरेडी बोर्डिंग वगैरह में पढ़ के अपने मतलब फैमिली पे इतना फाइनेंशियल वो कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सोचना भी गलत है अभी अपने लिए इस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा अभी इसको भी ड्रॉप करते, फिर ऑप्शन दिखा गेट। तो अब मेरे घर पे लेकिन किसी ने गेट वगैरह ऑप्शन सोचा भी नहीं था, तो फिर अब मैं पहला था जिसने गेट के बारे में भी ऐसे सोचा उस टाइम। तो फिर अब मेन पॉइंट मेरा गेट का ये था कि यार फीस बेयरली 60 to 70,000 है, और उसके बाद भी आपको 12,400 स्टाइपेंड भी मिलेगी, तो महीने का खर्च भी बढ़िया निकल जाएगा। तो मेरा ऐसा था कि अपन फन कर लेंगे वहां पे भी, और आईआईटी अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, मतलब सबसे बेस्ट ही बेस्ट है। और अपन ने तो भाई वही देखा है कि आईआईटी पहुंच गया तो प्लेसमेंट पक्का। सही बात। तो अपन उसी सपने के साथ अपन ने गेट की तैयारी चालू की। तो उसके बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार अगर तुम्हारा गेट में नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ बैकअप होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी बहुत ऐसे जो उस टाइम रिसोर्स वगैरह रहते थे उससे कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी। तो फिर वो तो क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में कंपनी वगैरह आई, तो मेरा एक 6 LPA का मेरा पैकेज भी लग गया। तो फिर मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह सब तो बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं पैरेलली अपने दोस्तों को देख रहा था जो आईटी वगैरह में पढ़ रहे थे कि यार उनकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न चल रही है, नेक्स्ट सेमेस्टर से माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न करेंगे, अमेजॉन में इंटर्न करेंगे, फिर उसमें काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब अपन भी कर सकते हैं, भले थोड़ा टाइम देना पड़े, भले थोड़ी तैयारी करना पड़े, एक बार ट्राई तो करते हैं, बैकअप भी है अपने पास, अभी 6 LPA है, ठीक है, अभी अपने घर वाले खुश हैं तो वो ठीक है। तो फिर मैंने गेट की तैयारी भी मेरी चली रही थी, तो मैंने इंदौर की कोचिंग लगाई, मतलब स्टार्ट की। फिर उस टाइम क्या हुआ, कोरोना आ गया। अच्छा। तो अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू करवा दी हमारे, तो हम वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करने लगे। तो मेरा वही, मेरे को लगता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती ना तो मैं तो निकाल ही नहीं पाता। अच्छा। क्योंकि मैं अगर इंदौर में रहता कोरोना के टाइम तो मैं घूमता रहता, और गलती से प्लेसमेंट हो जाता तो घूमता रहता। तो फिर मैं घर पे रहता था उस टाइम, कोरोना के टाइम तो सब लोग घर पे रहते, तो उस टाइम मैंने प्रिपेयर वगैरह किया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 360 आई। घर वाले ने कुछ बोला नहीं जब प्लेसमेंट छोड़ा और गेट की तरफ आए? हाँ, मैं बताता हूँ ना। तो सबसे पहले तो मतलब मेरा जब गेट का पेपर मैं दे के आया तो मेरा 21 में सेट 2 था सीएस का। अच्छा। तो वो मतलब ऐसे एज इन टफ पेपर था, और उसके हिसाब से मेरे 56-57 नंबर आ रहे थे। अच्छा। तो मैं मान चुका था इतने में तो अपने को कुछ मिलना नहीं है, इसी कंपनी को ज्वाइन करना है अपने को। वो तो जिस दिन रिजल्ट आया तो मेरे को पता चला मेरी ऑल इंडिया 360 आ गई है। अच्छा। उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मना किया कि यार मत करो, मतलब जॉब ही ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर मैं लड़ा कि यार नहीं, मुझे तो अब मेरे को अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, मेरे को अब भले कुछ भी हो मैं तो पढ़ूंगा। तो मुझे ये था कि अब इनके ऊपर मैं बर्डन भी नहीं डालूंगा, इतना फीस वगैरह हो जाएगा सब कुछ, तो मुझे इतना था कि अब मैं तो करूंगा। सही बात। तो फिर मैंने कंपनी भी ज्वाइन नहीं करी, कुछ नहीं किया, और फिर मैं आईआईटी गुवाहाटी, मुझे एडमिशन ले लिया। एकदम ही आखिरी कॉल आया था मुझे। आप ये मान लो कि तुम्हारी ब्रांच क्या थी? ब्रांच बता दो। तो ऐसा था कि मैं आईआईटी गुवाहाटी में मुझे डेटा साइंस मिला। अच्छा। और मैं आखिरी बंदा था जिसको जनरल कैटेगरी से डेटा साइंस मिला था वहां पे 360 रैंक पे। मतलब एक रैंक से उन्हें क्या मिला? आईआईटी गुवाहाटी मिला। और अब असली ट्रेजेडी अब इनके साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ। जो मैं आपको पहले से बता रहा था। ठीक है, हाँ, अब अपनी आईआईटी की जर्नी बताओ। ठीक है, तो फिर हमारा पहला सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही निकला। हाँ। तो उस टाइम अब जब ऑनलाइन था तो अपन बस क्लास पे फोकस करते थे कि अपन को लगता था कि यार पॉइंटर बनाना है। तो हमारे जो सीनियर्स थे उन लोगों का भी प्लेसमेंट उस सेमेस्टर में चल रहा था, तो हमने थोड़ा इंटरेक्शन वगैरह चालू किया, उनसे बातचीत करना चालू की। तो उन सबका यही कहना था कि अभी तुम इस सेमेस्टर में पॉइंटर पे फोकस करो, लेकिन अपन घर पे थे। तो और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैं घूमता फिरता वाला लड़का था, तो मैं अपने शहर में ही, मेरे बहुत दोस्त थे तो मैं उनके साथ घूमता फिरता रहता था। तो मेरा पॉइंटर मेरा 7.63 मेरा पॉइंटर आया। और मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा था बीटेक के हिसाब से। लेकिन ऐसे आईआईटी में देखें तो वो थोड़ा कम पॉइंटर, 8 से ऊपर रखो तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। 8 तो रहना चाहिए आपका आईआईटी में अगर हो तो। फिर मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर चालू हुआ, जब सर लोगों का प्लेसमेंट हो चुका था वहां पे, तो मैं इनके बाद पहुंचा वहां पे, तो मैं रोहित सर से मिला वहां पे। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि यार तुम पॉइंटर के साथ साथ तुम्हें कोडिंग पे भी फोकस करना चाहिए। तो फिर मैंने लीड कोड वगैरह स्टार्ट किया। मैं बीटेक में भी थोड़ा बहुत कोडिंग करने लगा था, लेकिन ऐसे लीड कोड नहीं करता था मैं, थोड़ा बहुत कोड वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया, ऐसे मतलब मस्ती मजाक के लिए कर लेता था। हाँ, ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो फिर मैं लीड कोड वगैरह स्टार्ट किया, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने मतलब कॉलेज की पढ़ाई करने छोड़ दी। तो फिर मेरा पॉइंटर जो 7.63 था मेरा गिर के हो गया 7.37। अच्छा, और गिर गया। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर की परसेंटेज गिनी जाती है प्लेसमेंट के टाइम पे, वो गिना जाता है। तो अब मेरे को लगा कि यार अब अपने पास ऑप्शन बचेंगे बहुत कम, क्योंकि हमारे बेयर मिनिमम आपके पास 8 होना चाहिए जिससे आप हर कंपनी में एलिजिबल हो। तो फिर तुम डेटा साइंस फील्ड से भी, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी कम रहती है। फिर मैं डेटा साइंस से भी था, अगर मैं सीएससी मेरे को ग्राउंड ब्रांच भी मिल जाती तो भी मिलने ऐसा होता कि यार ठीक है, कुछ कंपनीज कंसिडर कर लेती हैं, लेकिन डेटा साइंस में वो लोग ऐसे मतलब ऐसे करते हैं कि चलो ठीक है, पहले सीएससी वालों को प्रेफर करेंगे वो लोग ऑब्वियसली। तो वैसे ही होता था। तो फिर ऐसा हुआ कि अब मैं कोडिंग वगैरह करने लगा सबकी, मतलब हम लोग ऐसे बैच वाले सब ऐसे हेल्प करने लगे एक दूसरे की, तो हमारा अच्छा चल रहा था। और उस टाइम पे रिसेशन वगैरह भी आ गया था।
तो अब मानो उसी टाइम एलन मस्क ने किया ट्वीट और फिर लाइन से ले ऑफ की आने लगी न्यूज। अब हमारा उस टाइम उसी टाइम हमारे ऑनलाइन हुए, अपने ऑनलाइन असेसमेंट चालू हुए, तो फिर कंपनी स्टार्टिंग में बहुत सारी आई, हम बहुत खुश है, एलिजिबल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। फिर हमें नोटिफिकेशन आती थी कि कंपनी ने बैक ऑफ कर लिया। ये कंपनी ने बैक ऑफ कर लिया। जिस कंपनी के अच्छे टेस्ट जा रहे हैं, जो ओपन टू ऑल थी, अपन तो ओपन टू ऑल कंपनी वाले में ही एलिजिबल होते थे ज्यादा, तो वो भी बैक ऑफ करने लगी। फिर अपनी शॉर्टलिस्टिंग भी ज्यादा नहीं आई, तो फिर अपना डे 1 हो गया, मतलब ऐसे 1 दिसंबर से हमारे इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो मेरे उस दिन भी 2-3 इंटरव्यू थे, लेकिन अपने नहीं हुए क्योंकि बीटेक वाले इतने सारे थे, तो अपना नहीं हुआ। फिर अपन डे 2 अपनी शॉर्टलिस्टिंग थी, वो भी खत्म हो गई, उसमें भी नहीं हुआ। डे 2 की बात तो बहुत हो जाता है कि भाई बहुत कम कंपनी बचती है। हाँ, कंपनी ऐसे कुछ नहीं था, ये मान लो। अच्छा, तो आपके टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत बेटर था, लेकिन हमारे टाइम पे रिसेशन आ गया, तो हमारा ऐसा हो गया कि कुछ ही नहीं था। तो फिर अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी कि यार घर वालों ने बोला था कि मत लो, नौकरी करते रहो, 6 लाख वाली ले लेना, तो अभी अब थोड़ा तो ज्यादा हो ही जाता, कोई 10 लाख देने को भी रेडी नहीं है। अभी तो कोई 10 भी देने को तैयार नहीं। तो फिर डे 8 पे मेरा, अच्छा डे 8 मानो आप कि मैं डे 8 में मेरा 8 LPA का प्लेसमेंट हुआ। 8 LPA, हाँ, तो अब आप मतलब सोच लो यार कि मतलब 2 साल इन्वेस्ट करे, हाँ, 8 LPA का पैकेज। और मैं अगर सच बताऊं ना, वो 8 दिन कैसे गुजरेंगे मुझे बताओ, वो बहुत ही हेक्टिक होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हर टाइम चलता रहता है। तुम रात हो रही है, सुबह हो रही है, हर टाइम इंटरव्यू चलता है, और तुम्हें प्रिपेयर रहना है। मैं जानता हूँ ये सोया भी नहीं होगा बहुत दिन, क्योंकि वो अलग ही रहता है। और तुम देख रहे हो तुम्हारे अगल बगल के सबका हो रहा है, हाँ, तुम अकेले रह जा रहे हो भाई। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर मैं अभी सोच रहा हूँ ना उस चीज के बारे में, जो 8 दिन जब याद आते हैं, तो मुझे ऐसे आज भी ऐसे वो गूज़बम्स आते हैं कि यार मैंने वो कैसे निकाले वो 8 दिन। मैं ऐसे कमरे में बैठ के मतलब ऐसे इवन रोना तो यार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं रो भी देता था। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे कि यार मत कर। अब मैं उसके पहले एक चीज बताता हूँ आपको कि मेरी हमारे यहाँ समर इंटर्न होती थी, तो अब मेरी समर इंटर्न लग गई थी, और मुझे पीपीओ भी मिल गया था। अच्छा, पीपीओ भी मिला, 15 LPA मेरे को पैकेज दे रहे थे। अच्छा, लेकिन एक रूल होता है आईटी में, अगर आप पीपीओ ले लोगे तो आपको प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे। तो अब मैंने सोचा यार अब क्या, मैंने उस टाइम छोड़ दिया क्योंकि हमारे सीनियर्स का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट 17-18 के लिए अपन एटलीस्ट ट्राई तो करें, जब अपन, क्योंकि हमारा जो एवरेज है उस टाइम में 22-23 का राउंड चल रहा था, और डेटा साइंस में भी 17-18 तो हो रहा था। नहीं, उससे पहले वाला भी 22-23 था। डेटा साइंस का हमारा 28-29 तक चला गया था। एग्जैक्टली। तो मेरा ऐसा था कि यार एक बार एक ट्राई मारना तो बनता है कि यार जब कोडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करें। तो फिर अब मैंने पीपीओ भी छोड़ दिया था। उस टाइम भी मेरे पेरेंट्स ने बोला कि पीपीओ ले लो, लेकिन तब भी अपन लड़ गए कि नहीं अपन अच्छा करेंगे। तो अपन अच्छा करने के चक्कर में अपना डे 8 में 8 LPA का प्लेसमेंट हुआ। फिर अपन अब सारे थॉट्स आने लगे दिमाग में कि यार 2 साल इन्वेस्ट हो गए, चलो 2 साल छोड़ो, पीपीओ छोड़ दिया। तो अब मेरे साथ जिन लोगों ने, 3 लोग और थे, मतलब हम बैच में हमारे 4 लोगों का पीपीओ मिला था, और सिर्फ मैं अकेला था जिसने पीपीओ छोड़ा था। अरे यार, तो फिर मैं अकेला था, मेरे अंदर ही था कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं तो करूंगा। तो फिर अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब कि ऐसे अपन ने कितना बेकार डिसीजन, मैंने सारे मुझे ऐसा लगा मैं अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगा। ठीक है, तुमसे ऐसा तो नहीं होगा, देखो अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें 7-8 दिन मिले तो कंपनी तो काफी रही होंगी, तुमने क्या गलती क्या करी? डे से कोडिंग राउंड क्रैक नहीं हो रहा, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, क्या गलती होगी वहां? मेरे साथ सबसे मेन दिक्कत ये हो रही थी कि उस टाइम था रिसेशन, मतलब मैं, लेकिन सिचुएशन को इतना ब्लेम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपके पास है तो आप कर लो, लेकिन रिसेशन बहुत था और मेरा पॉइंटर भी मेन कम था। और फिर मैं अगर इंटरव्यू दे भी रहा हूँ तो मेरे बेसिक्स छूट जा रहे हैं कि मैं ऊप्स कोई पूछ रहा है तो मैं ऊप्स नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने उस टाइम 8 दिनों में बहुत एनालाइज किया, और फिर जैसे तैसे मेरा 8 LPA की कंपनी में हुआ। अच्छा, फिर मैं ऐसे इस रिग्रेट के साथ आगे जीना चालू किया कि यार अब यही है जो है। अब क्योंकि उस टाइम ऑफ कैंपस तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार, क्योंकि मैं सिर्फ, क्योंकि जब इतनी अपॉर्चुनिटी कॉलेज में मिली है तो बाहर उसके बाद मैं क्या सोचूंगा। और फिर न्यूज एक ही दिखती थी लिंक्डइन पे या किसी पे, ले ऑफ। तो मैं एकदम ही वो हो गया था कि यार अब इसी के साथ कोप अप करना पड़ेगा। वो तो फिर जिस कंपनी में मेरे को पीपीओ मिला था, मैंने फिर उनको वापस ऑफ कैंपस अप्रोच किया, फिर उन लोगों ने मुझे वापस अपॉर्चुनिटी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर तो मैं उस कंपनी को मैंने वापस ज्वाइन किया। तो वहां पे मेरा फिर से हुआ। लेकिन वहां पे ऐसा था कि मैं जो चाहता था, मतलब मेरा आईटी जाने का ये सपना था कि यार मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाऊं। अच्छा, सब कुछ। वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी? हाँ, वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी। और मतलब वहां पे भले ही पैसे दे रहे हो, लेकिन वहां पे काम मुझे अच्छा इतना जम नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब करते हैं आगे। तो फिर जैसे जैसे मेरा वहां पे हुआ, लेकिन मैं जब कंपनी भी ज्वाइन की तो भी मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगता था। तो फिर क्या हुआ कि अब जैसे मैं बताता हूँ एक चीज कि मैं सर को, इसने मुझे टेक्स्ट किया था मार्च के टाइम पे, ठीक है, कि तो सर क्या करूं। तो उस टाइम पे मेरा कोर्स ही आ रहा था, कोडिंग अड्डा था उस टाइम पे हमारे, उसका नाम। तो इसने उस पेड वाले कोर्स में एनरोल किया था, इसको तो मैंने ऐसे ही दिया था, मैंने कहा ले तू ले ले, मैंने कहा ट्राई कर ले।
मतलब ऐसा हुआ कि सर ने मेरे से बहुत ऐसे दुखी होके पूछा, क्योंकि सर मेरे को जानते थे बहुत अच्छे से, तो इनको भी ऐसे वो हो रहा था कि यार अब मैं इससे कैसे बात करूं। तो मैंने एक दिन सर से बोला कि सर यार अब आप ही बताओ, आप तो इंडस्ट्री में हो, अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने मुझे बोला कि यार देख, तो इन्होंने मेरे से कुछ कुछ चीजें पूछी कि तेरी क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैंने बताया कि यार सर बेसिक्स वगैरह मुझे लग रहा है कि मेरे कमजोर पड़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स अपन ने लीड कोड कर रखा है बहुत सारा, मेरे लीड कोड पे उस टाइम आपको भी पता है कि 700-800 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे से कहाँ दिक्कत आ रही है। तो फिर सर ने बोला एक काम कर, चल तू ऐसे ही ले ले, बस तू टेस्टिंग कर ले, मुझे ही पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कि तेरे को जम रहा है कि नहीं। तो फिर मैं ऐसे धीरे धीरे देखना चालू किया और फिर मैं करता रहा। अब सर कैसे 4-5 महीने मैंने पूरा किया वो, और उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह भी करता रहा। लेकिन अब मैं एक चीज बताऊंगा कि उस कोर्स में मुझे क्या अलग लगा, कि अब जैसे मैंने कोई सी एल्गोरिथम, आप कोई भी एल्गोरिथम बताओ, मैं तो बताऊंगा फिर मुझे उसमें क्या अलग लगा। जैसे डायस्ट्रा की अगर बात करें, डायस्ट्रा एल्गोरिथम की बात करें, तो मैंने जहां से भी पढ़ा, मैंने एक चीज देखी कि यार इस नोट से इसका यहाँ तक का ये निकालना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, बस नोट पकड़ लो। अगर जैसे वो बोल रहा है कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन निकालना है, बस वहां से BFS लगा दो, DFS लगा दो, डिस्ट्रस लगा दो, कर लोगे तुम। लेकिन अब मुझे एक नया क्वेश्चन आ गया, मान लो वो मुझसे कुछ अलग ही चीज पूछ रहा है, सेम पूछ वही चीज रहा है, लेकिन थोड़े अलग वर्ड, थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, तो मैं उसमें फंस जा रहा हूँ। अब मान लो मुझे डिस्टेंस के साथ नोट्स भी कैप्चर करनी है, मान लो, तो मैं उसमें भी फंस जा रहा हूँ कि यार अब मैं क्या यूज करूँ। तो मुझे लगा कि मेरे बेसिक्स थोड़े हिले हुए हैं। तो फिर जब आपका एक वो मुझे एग्जांपल याद है कि आप बोलते हो कि डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा उस टाइम, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सोचना चालू किया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि यार, फिर मुझे कॉन्फिडेंस, अब मुझे लगा कि अब मैं कर पा रहा हूँ। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि अब जब लीड कोड पर 700-800 क्वेश्चन कर लिए तो अब तो मैं कर ही लूंगा, अब तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हाँ, देखो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि जब एक चीज को सीखो ना, रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से सीखो। अब तुम्हें उस वाले पैटर्न को नहीं फॉलो करने चाहिए। अगर मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि देखो कई बार ना कंपनी में तुम इसलिए भी रिजेक्ट हो जाओगे अगर उसने बोलिए कि DFS कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, BFS कहाँ हो रहा है, यूज केस, ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं। मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग टॉपिक की भी बात कर रहा हूँ। तो वहां पे बच्चा आके फंस जाता है क्योंकि उसके कोर जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी आप कुछ भी पढ़ो, आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, DSA पढ़ रहे हो, सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हो, जब तक खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ पूछना शुरू नहीं करोगे इस चीज का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, तब तक तुम इंप्रूव नहीं होगे। अब इसमें ये नहीं कि मैंने इसको पढ़ाया ये बिल्कुल रॉकेट साइंस हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने खुद के अपने 5x एफर्ट डाले होंगे तब जाके इंप्रूव होगा बहुत। हाँ मतलब ये तो है ही, लेकिन हाँ मुझे उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी चीजें थोड़ी कमजोर थी, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने वो मतलब मेरे लिए तो फ्री था, तो मैं तो ऐसे ही देख लेता था कि यार चलो आज ये क्या पढ़ा रहा है, आज कुछ नया टॉपिक देख लेते हैं। तो मैं उस टाइम से देखने लगा था थोड़ा थोड़ा, ऐसे एकदम ही रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉलो करता रहता था कि यार मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं आज इसका ये वीडियो देख के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लूंगा, ऐसे कर लूंगा। क्योंकि एक बार प्लेसमेंट हो जाता है, भले आपका कितना कम को, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, भले आपके बैक ऑफ माइंड कुछ भी चले। तो फिर लेके मैंने फॉलो किया। फिर मैंने उसके बाद भी एक चीज थी कि मैं जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की उसके बाद भी मैं इंटरव्यूज दे रहा था कुछ कंपनीज के, वॉलमार्ट के पहले भी मैंने दिए। अब जैसे मैंने एक अच्छी कंपनी है, आप लोगों को पता है, पहली कंपनी जो आपके दिमाग में आ रही है वही कंपनी का इंटरव्यू दिया मैंने। अच्छा। आप भी समझ जाओगे। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया, मैं आखिरी राउंड तक पहुंचा, लेकिन उसमें भी मुझे यही लगा कि यार उन्हें एक अलग क्वेश्चन पूछा मेरे से, उसमें भी मुझे लगा कि मैं फंस गया। और फिर मैंने जब बाद में 2-3 दिन उसको दिया, अगले इंटरव्यू के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा नहीं हुआ है लास्ट राउंड में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं तो फिर से फंस रहा हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत वीडियोस वापस देखे कि यार ये क्या हो सकता है। फिर मैंने भैया से वापस पूछा, मैंने उनको क्वेश्चन भी बताया, यार ये ऐसा ऐसा पूछा था। तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर तू इस क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ कर देता तो तू क्या करता। तो फिर मुझे लगा कि यार हाँ बात तो सही है। तो फिर मैं थोड़ी बहुत चीजें उस टॉपिक को वापस थोड़ा रिवाइज किया आपके कोर्स से, मतलब कोर्स क्या मेले तो वो था कि भैया ने बोला तो कर लेते हैं। तो फिर मैं करता रहा, फिर 1-2 कंपनीज के और इंटरव्यू दिए। तो तुम्हें ये रेफरल वगैरह कैसे मिल रहे थे इन कंपनीज के? अब जैसे बच्चे मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं डायरेक्ट रिक्रूटर्स को, मैंने लिंक्डइन प्रीमियम ले लिया था। अच्छा। तो मैं डायरेक्ट रिक्रूटर्स को वो कर दे रहा था, रेज्यूमे भेज देता था। अच्छा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप पोर्टल पे तो अप्लाई करो ही, लेकिन अगर रिक्रूटर आपका, अब वो ATS से बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, अगर आपका रिक्रूटर अगर आपका रेज्यूमे देख पा रहा है और आपको उससे पता चल रहा है कि आपने इतने सारे, आपके DSA आपका ऑन पेपर अच्छा है। अब क्योंकि रिक्रूटर को तो ऑन पेपर ही चीजें पता चलती है, अगर आपको ये भी दिखता है तो वो कोशिश करता है कि चलो ठीक है इसका इंटरव्यू शेड्यूल करा देते हैं, इसका एक बार ऑनलाइन असेसमेंट ले लेते हैं। तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी। अब ऐसे ही मैंने उस कंपनी के बाद मैंने एक और कंपनी का इंटरव्यू दिया, तो उसमें मेरा DSA वगैरह बहुत अच्छा गया। अच्छा। लेकिन अब उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहला राउंड DSA हुआ, बहुत अच्छा गया। अब दूसरे राउंड में उन्होंने कुछ DSA क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे गए, लेकिन अब उन्होंने मेरे से जनरल कुछ जैसे मान लो ऊप्स कंसेप्ट हो गया, पॉइंटर वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें पूछी। तो अब मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो फिर अब जैसे
एक जैसे जनरल पॉइंटर का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का पूछ लिया, यार चलो बता दो डिस्ट्रक्टर तुम बना ही क्यों रहे हो। अब जैसे एक मुझे बहुत एक बेसिक चीज मुझे याद है कि उन्होंने मेरे से बोला था कि यार ये 2 नंबर को ऐड ही करना है, चलो तो तुम ये तो जनरली भी कर सकते हो, लेकिन तुम क्लास का इसमें क्यों यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह क्यों बना रहे हैं, तुम ग्राफ में ऑब्जेक्ट बना के क्यों कर रहे हो, अलग से क्यों कर रहे हो। तो ऐसे जनरल क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है। हाँ, मतलब वो ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्लास की डेफिनेशन बता दो, वो तुमसे ये पूछेंगे कि तुम क्लास क्यों यूज करोगे इसमें, इसके फायदे क्या है। तुम अब जब से किसी कंपनी में काम करोगे तो तुम अकेले नहीं होगे कि यार तुम वो कोड यूज करोगे, पूरी आगे की सब लोग ही यूज करना है। अब तुम थोड़ी उस कंपनी में हमेशा रहोगे, वो कोड सबको समझ आना चाहिए, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स वगैरह होने चाहिए। तो फिर उस टाइम मैंने ये चीज भैया को बताई, तो उन्होंने बोला कि तू सुन, तो ये भी मेरा कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने बोला कि देख मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखी, तो मुझे उसमें लगा कि यार रूप्स कंसेप्ट सब बता रहे हैं, लेकिन सब 1-2 घंटे में, जब मैं पहले इंटरव्यू के पहले सब लोग रूप्स कंसेप्ट देखते हैं, चुप चट देख लिए, 1-2 घंटे में सब कुछ कर लिया, लेकिन वो चीज मुझे लगा कि इनफ नहीं है। तो फिर मैंने भैया को बताया ये चीज भी कि मुझे ये भी दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने बोला कि तू एक बार ये देख के देख कि तुझे कैसा लग रहा है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी नई चीजें सीखा कि अगर डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या है। मैं अगर क्लास बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता पाऊँ, मैं उसके रियल लाइफ एग्जांपल बता पाऊँ, और अगर मुझे कहीं यूज करना है तो मैं उसको कैसे यूज करूँ। तो मतलब कंक्लूड करो तो मतलब चीजों को डेप्थ में पढ़ो, ऊपर से मत पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता यार कि कोई कुछ चीज तुम छोड़ गए वो बाद में तो फायर बैक कर गई, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चले गई। अभी वॉलमार्ट वाली अपॉर्चुनिटी कैसे आई उसकी बात कर लेते हैं। तो अब वॉलमार्ट में ऐसा हुआ कि उसमें भी मैंने रिक्रूटर को ही मेरा रिज्यूमे भेजा था। मतलब ऐसा 2 चीजें थी कि उस टाइम वॉलमार्ट में शायद कुछ चल रहा था, तो मैंने उसमें एक रेफरल के लिए भी भेजा था, और मैंने रिक्रूटर को भी ऐसे उन्होंने पोस्ट वगैरह डाला था तो मैंने उनको भी शेयर कर दिया था। तो फिर मुझे एक दिन कॉल आया रिक्रूटर का कि तुम इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हो। तो फिर इट वाज लाइक कि मैं इतने सारे रिजेक्शन के बाद मुझे एक और मौका मिला है। तो फिर मैं सब कुछ एक बार अच्छे से देखा, मैंने डीएसए वगैरह वापस थोड़ा बहुत आपने जो बोले थे वो टॉपिक मैंने वापस देखे, यार डीपी वगैरह देख लो, डीपी देख लो, ग्राफ्स वगैरह देख लो, पॉइंटर के क्वेश्चन देख लो, लिंक्डइन लिस्ट के क्वेश्चन देख लो, एरे के क्वेश्चन देख लो। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने, मतलब अपन इंटरव्यू के 2 दिन पहले तो 400 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ परफेक्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो ऐसे भैया ने बोले तो मैंने किए। और फिर मैंने सबसे पहले तो ऊप्स के कांसेप्ट पढ़े थे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डीएसए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे तो उस टाइम मिले वो दिक्कत हो जाती है। मतलब तुम्हें बाकी डीबीएमएस वगैरह कोर जो सब्जेक्ट है उन सबको तैयार करो। जैसे सीएन आपका अच्छा होना चाहिए। अब जैसे सीएन वगैरह मैंने गेट 8 में पढ़ा था, तो वो टॉपिक्स में थोड़े ठीक थे। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं आती, गेट स्टूडेंट्स को मुझे भी नहीं आई कभी। वो कभी नहीं लगा, लेकिन जैसे ऊप से तो अपन वो कभी ओएस में दिक्कत नहीं आएगी, डीबीएमएस में नहीं आई होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रिपेयर करा हुआ है गेट में। हाँ, ये सब तो चलो अच्छी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वैसे एकदम बेसिक वाली चीज अपन मिस कर जाते। तो मैंने वो बेसिक्स वाले थोड़ा क्लियर किए, फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, तो मेरे 2 राउंड हुए, फिर हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ, तो वो मेरा फाइनली क्लियर हुआ। फिर मुझे लेजिट बता रहा हूँ कि मुझे 8-9 महीने बाद गुवाहाटी से निकलने के बाद, IIT गुवाहाटी से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अब मेरा बोझ कम हो गया। मेरा बोझ कम हो गया कि मतलब मैं ऐसे घर वालों को भी ऐसा था कि यार ये पहले कर लेता तो अब मतलब एटलीस्ट इतना कर लेता, 15 तक पहुंच जाता, 2 साल स्विच वगैरह करके लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अब मेरे को ऐसा फाइनल लगा कि यार अब थोड़ा बर्डन कम हुआ। यार वही होता है यार, अगर तुम एफर्ट मारते रहोगे तो तुम्हें रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज साहित्य के जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो कभी इनके साथ दूसरी वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, जब इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस आएगा वॉलमार्ट में या फिर किसी और कंपनी में स्विच कर लेंगे, तब इनकी जर्नी के बारे में कभी और हम जानेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। साहित्य यार कुछ लास्ट वर्ड जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन के लिए कुछ। यार मैं तो यही बोलूंगा कि आप अगर आप पूरे दिन में एक चीज भी सीख रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से सीखो। आप ये मत सीखो कि मुझे 5 दिन में ये 5 टॉपिक करने हैं। आप कभी ये मत रखो, आप भले ये रखो कि मुझे 5 दिन में एक टॉपिक करना है, लेकिन अच्छे से करना है। भले आप कितने धीरे करो, लेकिन अच्छे से करो। ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ही धीरे पीएचडी करने लग जाओ। हाँ, पीएचडी मत करो, लेकिन उसको आपको पूरा ये हो जाना चाहिए कि यार आपको पता है, क्योंकि आपको यू नेवर नो कि आपके सामने इंटरव्यूअर कैसा है, कि वो कितनी डेप्थ में जाना चाहता है। अगर आप उसे अच्छे से आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो उसको और मजा आता है, उन लोगों को और अच्छा लगता है कि यार अब इससे और जानना चाहते हैं। तो फिर जितना आप डेप्थ में कर सकते हो तो आप वैसा करो, और ऐसे रटो मत। बस मैं यही बोलूं, रटो मत, रट्टा मत मानना। बाकी तो यार सब कुछ सही है, और आप में से शायद बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे करियर में क्या करें, वो तुम टाइम के साथ खुद ही फिगर आउट कर लोगे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि हमारा करियर किस बात पे जाने वाला है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यार मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। एक चीज, अगर आपको साहित्य से कनेक्ट करना है तो मैं उनकी लिंक्डइन आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप सीधा उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। साहित्य हेल्प कर देना जो भी पूछे, ठीक है? अच्छा लगता है। ओके, तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।